हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर ज़ाओयान कर्नल को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि कर्नल यहाँ क्या कर रहे हैं। ज़ाओयान कर्नल को देखकर स्लोली स्लोली शांत होने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो उसके साथ ही सबकॉन्शियस का एटमॉस्फेयर भी स्टेबल होने लगता है। वहाँ से सारा पानी डिसअपेयर हो चुका था और उसकी जगह पर दोबारा से ग्रीन ग्रास नजर आने लगती है। ज़ाओयान जल्दी से आगे बढ़कर कर्नल को जोर से हक कर लेता है। ज़ाओयान के इतनी तेजी से कर्नल की तरफ आने की वजह से कर्नल का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ज़ाओयान कर्नल के ऊपर था और कर्नल ने उसे हक कर रखा था। गाइस, सच में ये दोनों ऐसे कितने क्यूट लग रहे हैं। जिस चीज़ को हमारा ये कपल क्यूट लगता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे। थोड़ी देर तक हक करने के बाद ज़ाओयान खुद को संभालते हुए कर्नल के बिल्कुल सामने आ जाता है और उससे पूछता है, मैं कहाँ हूँ। हम देखते हैं कि उन दोनों का फेस एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और वो दोनों ही काफ़ी प्यार से एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। ज़ाओयान कर्नल को इतना क्लोज देखकर किस करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर फिर अचानक ही वो जल्दी से खुद को संभालते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है, जिस पर कर्नल बर्टन उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे सबकॉन्शियस में हैं। जिसे सुनकर ज़ाओयान उनसे ब्लोकर्स के बारे में पूछता है, जिस पर कर्नल काफी प्यार से उसकी कमर से पकड़कर उसे बताने लगते हैं, जब तुम बेस पर एंटर हुए थे तो शेनबिन ने ब्लोकर्स के वायरलेस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लोकर्स तुम्हारे ब्रेन पर अटैक नहीं कर पाए। कर्नल वहाँ से उठते हुए उसे बताते हैं कि राइट नाउ तुम्हारा ब्रेन बाहर से किसी भी इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से तुम्हें ये नहीं पता कि तुम सेफ हो और तुम और तुम्हारी टीम बेस 14 पर एंटर हो चुके हैं। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर खड़े हो जाते हैं और ज़ाओयान को पकड़कर उठाने लगते हैं। इस पर ज़ाओयान पूछता है, सो क्या अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है। इस पर कर्नल उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। इस पर ज़ाओयान कर्नल से कहता है, मगर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ज़ाओयान की ये बात सुनकर कर्नल उसे देखते हुए बोलते हैं, तुम रोकी बहुत क्लमजी हो। कर्नल की ये बात सुनकर ज़ाओयान थोड़ा awkward होते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है और सोचने लगता है, अगर मैं इतना ही काबिल होता तो क्या मैं क्लास बी का ट्रेनी होता। कर्नल उससे बोलते हैं, मैं सिर्फ एक बार ही बोलूँगा तो अच्छे से सुनना। तुम फिजिकली यहाँ नहीं हो, तुम अपने सबकॉन्शियस में हो। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस से बाहर निकलकर अपने माइंड की नॉर्मल जगह पर पहुँचना है। कर्नल की ये सारी बात ज़ाओयान के ऊपर से गुजर जाती है। उसे एक भी वर्ड की समझ नहीं लगी थी। उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आने लगते हैं। उसे ऐसा करना काफ़ी मुश्किल लगता है, जिसकी वजह से वो बेचारा घबराने लगता है। ज़ाओयान को ऐसे घबराता देखकर कर्नल अपने आर्म्स को फोल्ड करके साय करते हैं और फिर उसे बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मगर तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो ज़ाओयान के सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने लगते हैं और स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर जाते हुए काफ़ी प्यार से ज़ाओयान के हाथ को पकड़कर बोलते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन ना हुआ तो तुम्हारा ब्रेन मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। पर ज़ाओयान कर्नल की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं समझ गया। कर्नल ज़ाओयान के फेस के बिल्कुल क्लोज आकर उसे बोलते हैं कि चलो चलते हैं। कर्नल ज़ाओयान को पकड़कर उससे भी अपने साथ ऊपर ले जाने लगते हैं। वो दोनों दोनों डायमेंशंस के बीच में खड़े थे। उनके ऊपर ओशन था और नीचे ग्रास का एक ब्यूटीफुल सा ग्राउंड। ज़ाओयान मिड में जाकर स्टॉप हो जाता है, पता नहीं क्यों, मगर वो काफी घबरा रहा था। और फिर वो कुछ सोचते हुए कर्नल के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए। इस पर कर्नल उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लेते हैं और उसकी तरफ देखते हुए पूछते हैं, तुम डर क्यों रहे हो, ये तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस है। ये बोलकर वो ज़ाओयान को कमर से पकड़कर अपने क्लोज कर लेते हैं, जिनके ऐसा करने पर ज़ाओयान चौंकते हुए उनकी तरफ देखने लगता है, मगर दूसरे ही पल वो ज़ाओयान को ओशन में पुश कर देते हैं। ज़ाओयान उस ओशन में अंदर की तरफ जाने लगता है। अचानक से कर्नल के ऐसा करने पर ज़ाओयान कर्नल की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, इस मैन के एक्सप्रेशंस शुरू से एंड तक बिल्कुल शांत रहते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ से इसे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कोई चीज़ इसके हार्ट में एंटर हो सकती है, मगर इनकी यही खूबी इन्हें दूसरों से बेहतर बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओयान उस ओशन से बाहर निकल चुका था और कर्नल बर्टन भी उसके साथ थे।
ज़ायान अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। ओशन से बाहर निकलते हुए उन्हें अपने सामने एक ग्रीन सी जगह नजर आती है, जो कि शायद उनका सबकॉन्शियस था। कर्नल बर्टन ज़ायान को पकड़कर बोलते हैं, अगर एक दफ़ा तुम यहाँ चले गए तो तुम उड़ सकते हो। इस पर ज़ायान कर्नल बर्टन को अपने साथ आने की वजह से थैंक यू बोलता है। ज़ायान का थैंक यू सुनकर कर्नल उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम अपना अच्छे से ख्याल रखना। ज़ायान कर्नल की ये बात समझ नहीं पाता कि वो मुझे अपना ख्याल रखने का क्यों बोल रहे हैं। वो अभी ये सोच ही रहा था कि इतने में कर्नल जल्दी से उसके हेड से पकड़कर उसे अपना क्लोज खींच लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। ओह गाइस, फाइनली हमें ये तो कंफर्म हो गया कि सारी चीज़ें ज़ायान का एलियन नहीं थी, बल्कि कर्नल बर्टन भी यही चाहते थे। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कर्नल ही ज़ायान के माइंड को कंट्रोल कर रहे हों। कर्नल पैशनेटली उसे किस कर रहे थे, जिस पर ज़ायान भी रिप्लाई में उन्हें किस करने लगता है। ऐसा करने की वजह से ज़ायान काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो कर्नल से थोड़ा दूर हटते हुए पूछता है, ऐसा ऐसा क्यों? जिस पर कर्नल प्यार से ज़ायान के हिर्स को टच करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने ये क्यों किया। मैं तुम्हें जो भी आंसर दूंगा तुम्हें वो याद नहीं रहने वाला। इस पर ज़ायान जल्दी से बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर आप तो अपने कॉन्शियस में हैं। जो भी बोलेंगे और जो भी आपने मेरे लिए किया मुझे वो याद नहीं रहने वाला। तो कर्नल आपको मुझे आंसर देना ही होगा। फिर कर्नल फाइनली ज़ायान को आंसर करते हैं कि मैं तुम्हारा एडिक्टेड हो चुका हूँ, मतलब कि मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। इस पर ज़ायान थोड़ा शांत होता है, मगर उसे कर्नल की इस बात पर यकीन नहीं आता। ज़ायान के बिलीव ना करने की वजह से कर्नल वहाँ से डिसअपेयर होने लगते हैं, जिन्हें वहाँ से ऐसे जाता देखकर ज़ायान भागते हुए कर्नल की तरफ आने लगता है। ज़ायान भागते हुए कर्नल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो नहीं चाहता था कि कर्नल उसकी बात को कंप्लीट किए बिना यहाँ से जाएं। इस पर कर्नल भी ज़ायान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। उन दोनों की फिंगर्स टच होने ही वाली थी, मगर इतने में कर्नल वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। कर्नल के जाने के बाद ज़ायान वहीं बैठ जाता है और सोचने लगता है, वो मेरे एडिक्ट हो चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो ये लगा था कि नॉर्मल पीपल ही एक्स वायरस से एडिक्ट होते हैं। वो सारे एल्यूजन्स और वो ड्रीम्स, क्या वो भी इसी वजह से है कि मैं भी एक्स वायरस से एडिक्ट हो चुका हूँ। में हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन भी अपने सेंसेस में वापस आ चुके थे। वो वीसीआर हेलमेट को उतार देते हैं, जिन्हें सही सलामत देखकर कर्नल शन साय करते हुए बोलते हैं, अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इस पर कर्नल बर्टन वहाँ से उठकर जाते हुए बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम ज़ायान को देखते हैं, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस था। कर्नल बर्टन वापस आते ही फौरन ज़ायान को देखने चले आते हैं। वो ज़ायान को देखते हुए काफ़ी प्यार से अपने फिंगर के साथ उसके फेस को टच करने लगते हैं। कर्नल शन भी कर्नल बर्टन के पीछे पीछे यहाँ तक आ चुके थे। वो कर्नल को ऐसे करता देखकर सोचने लगते हैं, नॉर्मली हाइन बर्टन किसी के साथ भी इजीली इंटरेक्ट नहीं करता। वो काफ़ी चुपचाप रहने वाला पर्सन है और ना ही वो किसी को अपने डोमेन में आने की इजाज़त देता है। और अब वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। कर्नल बर्टन काफी प्यार से ज़ायान के फेस को पकड़कर उसे देख रहे थे। इस पर कर्नल चैन उसे बताता है कि अब ये जल्दी ही उठ जाएगा, मगर कर्नल बर्टन अभी भी उसे इग्नोर करते हैं और उसे बिना आंसर किए वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें ऐसे ज्यादा देखकर कर्नल चैन को थोड़ा बुरा लगता है। जब कर्नल उस रूम से बाहर निकलने लगते हैं तो वो डोर पर लिली को देखते हैं, जो कर्नल को वहां देखकर थोड़ा चौंक जाती है। कर्नल उसे देखकर दोबारा से काफी जेलस हो चुके थे। वो अपनी किलर आई से उसकी तरफ देखने लगते हैं। कर्नल के ऐसा देखने की वजह से लिली काफी ज्यादा घबराने लगती है। वो जल्दी से घबराते हुए कर्नल को अवॉइड करने का ट्राई करती है। इतने में कर्नल शन लिली से बोलते हैं कि तुम अंदर आ सकती हो, ज़ायान अभी तक नहीं उठा। इस पर लिली जल्दी से अंदर आ जाती है। इसके बाद दोबारा से हम ज़ायान के सबकॉन्शियस को देखते हैं, जो अभी भी वहीं बैठा सोच रहा था, मुझे वापस जाना ही होगा, वरना मैं कभी भी ये नहीं समझ पाऊंगा कि हाइन बर्टन ने ये क्यों बोला कि वो मेरा एडिक्ट होता जा रहा है। ये सब सोचते हुए वो जल्दी से वहाँ से खड़ा होता है और फिर साय करते हुए रियलिटी में वापस जाने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। उसे ग्रीन एरिया में फ्लोट करता देखते हैं। जैसे ही ज़ाओयान उस एरिया में वापस आता है
तो वो भी हाइन बर्टन की तरह ही आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डिसअपेयर होने लगता है। जैसे जैसे वो वहाँ से डिसअपेयर हो रहा था वैसे वैसे ही वो अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ रहा था। हम रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर ज़ायान बुरी तरह से हड़बड़ाते हुए अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है। जैसे ही वो आइज़ ओपन करता है तो वो अपने सामने लिली को देखता है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रही थी। वो ज़ायान को सेंसेस में वापस आता देखकर बोलती है, ज़ायान फाइनली तुम उठ ही गए। इस पर ज़ायान उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से बोलता है, लिली मेरे साथ क्या हुआ था। इस पर कर्नल शेन आंसर करते हैं कि तुमने खुद को ही अपने सबकॉन्शियस में ट्रैप कर लिया था और अब तुम उठ चुके हो। कर्नल शेन को अपने सामने देखकर ज़ायान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से शेनबिन चिल्लाते हुए खड़ा होने का ट्राई करता है मगर जैसे ही वो उठकर बैठता है उसे बुरी तरह से चक्कर आने लगते हैं। वो दोबारा से बेड पर गिर जाता है जिसकी ऐसी हरकत को देखकर लिली काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। ज़ायान अपने सर पर हाथ रखकर बेड पर लेटा हुआ था मगर अभी भी वो काफी गुस्से में था। इस पर कर्नल शेन उसके बेड के क्लोज आते हुए उससे बोलते हैं, हाँ तुमने ठीक सुना, मैं शेनबिंग ही हूँ मगर तुम्हें मुझे कर्नल शेन बुलाना चाहिए। बेवकूफ रोकी। जिसकी ये बात सुनकर ज़ायान गुस्से से बोलता है, क्या कहा बेवकूफ रोकी। फिर कर्नल शेन बोलते हैं, खुद को अपने ही सबकॉन्शियस में ट्रैप कर लेना तुम्हें बेवकूफ कहने के लिए काफ़ी है। फिर वो ज़ायान के फोरहेड पर टैप करते हुए बोलते हैं, अगर कर्नल हाइन बर्टन पर्सनली तुम्हारे ब्रेन में एंटर ना करते और तुम्हें वापस ना लाते तो शायद तुम कभी भी ना उठ पाते। इस पर ज़ायान थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, क्या वो कर्नल हाइन बर्टन थे। इस पर कर्नल शेन उसे बोलते हैं, और डियर तुम सब कुछ भूल चुके हो मगर ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। किसी को भी ये याद नहीं रहता कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या हुआ है। इसके बाद कर्नल वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, तुम बहुत लकी हो। अगर कर्नल हाइन बर्टन बेस पर ना आते तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता था। बल्कि ये बात सुनकर ज़ायान कंफ्यूज लुक के साथ जल्दी से उठकर बैठ जाता है। ज़ायान के हेड में पेन होने लगती है और उसे धुंधली धुंधली कर्नल की मेमोरीज याद आ रही थी। सोचने लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ भूल चुका हूँ, बिल्कुल एक फैंटम की तरह। जैसे उसे सच का पता लगने लगता है तो वो टूटकर दोबारा से बिखर जाता है। मगर वो ये भी सोच रहा था कि हाइन बर्टन मुझे कैसे सेव कर सकते हैं। वो कोल्ड ब्लडेड पागल पर्सन हमेशा ही मुझे मारने के लिए तैयार रहता था। ओ ज़ायान तुम्हें हमारे हाइन बर्टन के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन मेमोरीज को याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता जिस पर वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए सोचता है, आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हुआ था। इसके बाद जब कर्नल शेन वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो अपने सामने कर्नल बर्टन को देखते हैं। वॉल के साथ टेक लगाए कर्नल शेन के आने का ही वेट कर रहे थे। उन्हें अपने सामने देखकर कर्नल बर्टन उससे पूछते हैं, क्या वो रॉकी अभी भी जिंदा है। कर्नल बर्टन के ऐसे बिहेवियर को देखकर कर्नल शेन मन ही मन स्माइल करने लगते हैं। फिर वो कर्नल बर्टन से बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से ही दोबारा तुम्हें किसी और के सबकॉन्शियस में जाना पड़ा। चाहे रियलिटी में कोई पर्सन जितना भी काइंड और ऑनेस्ट क्यों ना हो भी उसके सबकॉन्शियस में बहुत से इवल थॉट्स होते हैं। कॉन्शियस में जाकर ही हमें उस पर्सन की क्रूअल रियलिटी के बारे में पता लगता है। जिस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं, तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ब्रेन इतनी बुरी जगह भी नहीं था। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। इसे सुनकर कर्नल शेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कर्नल बर्टन को बुलाकर पूछते हैं कि हाइन तुमने वहाँ पर क्या देखा। ज़ायान के ब्रेन से बाहर आने से पहले तो टर्मिनल पर ये शो हो रहा था कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इसे सुनकर कर्नल थोड़े सीरियस लुक के साथ उससे बोलते हैं, शेन बिंग कभी एक दिन मुझे मरना पड़ा तो मैं उसी दुनिया में जाकर मरना चाहूँगा। ये बोलकर कर्नल बर्टन वहाँ से चले जाते हैं और कर्नल शेन तो इस आंसर को सुनकर वहीं खड़े रह जाते हैं। कर्नल के जाने के बाद वो अपने सर पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए बोलते हैं, एक्सीडेंटली मुझे एक इनक्रेडिबल सीक्रेट पता चल गया है। इतने में बेस पर इमरजेंसी अलार्म चलने लगते हैं कि यहाँ पर लेवल 3 अलर्ट है। तमाम डिपार्टमेंट्स जल्दी से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएं। यहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया था जिसकी वजह से बेस 2 भी अब खतरे में था। आपको क्या लगता है कि उन पर किसने अटैक किया होगा? सर्च ऑर्गेनाइजेशन ने या ज़ॉम्बीज़ ने? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसी सीन के साथ आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।